नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैं दोस्तों आज आपको क्या पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सोइंग, जिसका मतलब होता है बीजों का बोना। क्या होता है? बीजों का बोना। ओके, जिसमें लिखा है 1.4 सोइंग। तो टॉपिक नंबर है ये 4th। ओके, तो इसमें आज मैं पढ़ा रहा हूँ सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? क्रॉप प्रोडक्शन का, यानी कि खेत फसल को उगाने में इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है? सोइंग। तो बिफोर सोइंग, बुवाई करने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बुवाई करने से पहले अच्छी क्वालिटी के यानी कि अच्छी किस्म के बीज और साफ़ सुथरे और हेल्दी यानी कि हेल्दी बीजों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको लिया जाता है या उनको इकट्ठा किया जाता है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर यानी किसान उन्हीं बीजों को ज़्यादा प्रेफर करता है जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, जो हाई यील्ड देते हैं। अब इसमें हमारा सब टॉपिक दिया है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब बात आती है कि हम सीड्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे सीड हैं जो हाई यील्ड हमें देंगे, ज़्यादा पैदावार हमें देंगे, और ऐसे कौन से हैं जो बेकार यानी कि जो कमज़ोर सीड हैं। तो इसको आपने देखा होगा हमारे घरों में जहाँ फसल पैदा होती है, जिन 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 बच्चों के घरों में फसल उगाई जाती होगी, वहाँ आपने देखा होगा क्या करते हैं हमारी दादी अम्मा या हमारी माताएँ या हमारे पिताजी क्या करते होंगे, वो पहले पानी में उन बीज यानी कि गेहूं के बीज या मक्का के बीज या ज्वार के, किसी के या दाल के, किसी भी चीज़ के बीज पहले हम उनको पानी में भिगोते हैं। जिससे क्या होता है, जो बीज खराब है या कमज़ोर है या पुअर कंडीशन में है, वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं, और जो अच्छे बीज हैं, जो हेल्दी बीज हैं, वो नीचे बैठ जाते तली में। ऐसे यहाँ एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में आप कुछ नहीं दिया है, यही पूछा गया है कि आप टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लीजिए और उसको आधा भरिए और पुट एन हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स। और इसमें व्हीट सीड यानी कि गेहूं के बीज डालिए और उनको अच्छी तरह से मिलाइए। स्टेप वेल वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इंतजार करो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ बीज उसके ऊपरी परत पर उतरा रहे हैं, यहाँ पर फ्लोट हो रहे हैं। Would those be lighter or heavier than those which sink? ये जो बीज ऊपर आए हैं क्या वो हल्के हैं, और जो नीचे गए हैं वो क्या वो भारी हैं? हाँ, वास्तव में जो बीज ऊपर आते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है, और वो अनहेल्दी होते हैं। Why would they be lighter? और ये हल्के क्यों होते हैं? Damaged seeds become hollow and are thus lighter। जो बीज खराब होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और ये हल्के हो जाते हैं। Therefore they float on water। इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट होते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones। खराब बीजों में से अच्छे बीजों को निकालने की ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है और सबसे अच्छा तरीका है। Before sowing, बुवाई से पहले One of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds। बुवाई से पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि कौन से ऐसे औजार हैं जिनके जरिए हम बुवाई कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक फिगर दिया है, जिस फिगर में आपको दिया है एक किसान एक फनल जैसा उसमें बीज डाल रहा है और दूसरा किसान उस हल को चला रहा है। किसके जरिए? बैल के जरिए चला रहा है। तो इसमें लिखा है ट्रेडिशनल टूल, यानी कि पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले टूल। कौन सा है? इसमें है द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। जो पहले जो ट्रेडिशनली टूल्स यूज होते थे उनमें क्या होता था, एक फनल जैसा दिखता था। उसमें क्या होता था, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। इसमें सीड्स को डाला जाता था यानी कि भरा जाता था। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प्स एंड। और जो
वो एक पाइप से जुड़ा हुआ होता था फनल, और जिसके जरिए एक या दो बीज उसमें निकलते रहते थे। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये जो दूसरा जो हिस्सा है उसका निचला वाला हिस्सा ये मिट्टी में धंसा हुआ होता है, जिससे बीज उसमें धंसते हुए चले जाते हैं और अब बुवाई आसानी से हो जाती है। अब हमारा ये दूसरा दिया है सीड ड्रिल, जिसका फिगर आपकी स्क्रीन पर दिया है। नोवाडाइज मतलब आजकल के समय में द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो बुवाई के लिए आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल की मदद से ट्रैक्टर के जरिए हम बुवाई करते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, ये बराबर दूरी पर और बराबर गहराई पर बीज को बो सकता है, आसानी से बो सकता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसमें क्या होता है, बीज एक एक बीज अच्छी तरह से मिट्टी में धंस जाता है और ऊपर से मिट्टी कवर कर लेती है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और इस तरीके से हम अपने बीज को, जो चिड़ियाँ आती हैं ना पीछे से, जो चिड़ियाँ आती हैं बीज को खाने, उससे वो बीज बच जाता है क्योंकि वो मिट्टी में धंस जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और सीड ड्रिल के जरिए बुवाई से हमारा समय और हमारी मजदूरी बच जाती है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर, यहाँ बूझो कह रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने देखा कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो छोटे छोटे एक थैली में, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे पौधे आते हैं वो किस में आते हैं, एक थैली में आते हैं, प्लास्टिक की थैली यानी कि पन्नी में आते हैं। वाई आर दे आर केप्ट लाइक दिस। अगर ये ऐसे रखे जाते तो क्यों रखे जाते हैं, वो जो पूछ रहा है। अगर ये नर्सरी में जो छोटे पौधे हैं प्लास्टिक बैग में रखे जाते हैं तो क्यों रखे जाते हैं। तो यहाँ ये कह रही है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ बीज जो होते हैं नर्सरी में, जैसे पैडी यानी कि आपको पता है धान, इनकी नर्सरी में पहले इन्हें उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड द फील्ड मैनुअली। और एक बार इनकी रोपाई यानी कि इनको उगाया जाता है, इनके उसके बाद इनकी रोपाई की जाती है हाथों के जरिए, यानी कि मैनुअली रोपाई इनकी की जाती है खेत में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। नर्सरी में कुछ जंगली पौधे और फूल वाले पौधे भी उगाए जाते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब बराबर दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिससे उनकी ओवर क्राउडिंग ना हो, मतलब वो ज़्यादा एक दूसरी जगह ना घेरें। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ये क्या करता है, अगर हम बराबर दूरी पे अपने बीज को बोएंगे या रोपाई करेंगे उनकी, तो इससे क्या होगा, उन्हें उचित मात्रा में सनलाइट मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे मिट्टी से और पानी मिलेगा आसानी से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनकी ओवर क्राउडिंग बचा लेते हैं, इनको बचा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है 1.5, जिसमें दिया है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर उर्वरक और खाद का मिलाना। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ऐसे पदार्थ जो कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यानी न्यूट्रिएंट्स के रूप में पौधों को हेल्दी और उनकी ग्रोथ के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। किसमें, मिट्टी मिलाई जाती है, उन्हें क्या कहती हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ओके, आइसो, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत आपसे पूछी भी जाएगी। आइसो, यहाँ बूझो कह रहा है आइसो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने एक स्वस्थ फसल एक फार्म में देखी।
इन द नाइबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, जबकि दूसरे फार्म में जो पौधे थे वो कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर अदर देन, कुछ पौधे कमज़ोर और कुछ पौधे स्वस्थ क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है बताओ? बूझे के दिमाग में ये सवाल आया है, तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में पौधों को मिनरल्स देती है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, फसल को मिट्टी मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. बहुत सारी जगह पर क्या होता है, जो किसान होता है जो एक फसल करने के बाद उसी जगह दूसरी फसल भी करता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, वह कभी भी उस खेत को खाली नहीं रखता और उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, आपने कभी सोचा ऐसा करने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होगा? कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, लगातार खेत पर फसलों का उगाना उस पर न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देता है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और तब किसान क्या करता है, उसमें मैन्योर यानी कि उर्वरक मिलाता है और उसमें खाद मिलाता है, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर पाए। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों? मैन्योरिंग क्या होती है, व्हाट इज द मैन्योरिंग? तो आपको लिखना क्या है? द फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग। ओके, इम्प्रॉपर ऑफ और सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। देखो, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। देखो, जब हम सही तरीके से खेत में मैन्योरिंग नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। देखो, मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स क्या होते हैं, सीधी सी बात बताऊँ, आपने गोबर देखा है? गोबर से जो खाद बनती है वो मैन्योर होता है। क्या होता है? मैन्योर होता है, जिसे हम बोलते हैं उर्वरक। ओके, फार्मर डंप्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू इट्स डिकम्पोज। आपने देखा होगा गोबर की खाद कैसे बनती है? एक गड्ढे में हम अपने जानवरों का गोबर उसमें डालते हैं और घर में जितनी किचन का वेस्ट यानी कि सब्जियों का छिलके हैं हम उसमें डालते हैं, जो उसमें गल जाते हैं। इस तरीके से हम मैन्योर बनाते हैं। ओके, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये किसके जरिए होता है? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है, जिसमें हमारा आता है केचुआ, जो आपको इसमें दिया होगा। द डिकम्पोज मैटेरियल यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये किस रूप में हम यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में किसके बारे में पढ़ा था? वर्मी कंपोस्टिंग, यही वही है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में क्या दिया है? टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग और ग्राम यानी कि चना और मूंग की कुछ बीज लो और उनको जर्मिनेट करो। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, 3 बराबर साइज की सीडलिंग लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स, या तो 3 ग्लास ले लो या 3 कोई वेसल्स लो जो एक वजह से हों। मार्क देम ABC, और उन पे मार्क करो ABC। 2 ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल काउ डंक मैन्योर। A में गाय का गोबर के साथ मिट्टी को मिक्स करके उसमें डालो, और इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया, और दूसरे में कुछ यूरिया के साथ सेम अमाउंट में मिट्टी को मिलाओ, ठीक है, और उसमें डाल दो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एनी
विदाउट एडिंग एनीथिंग, और सी में हमें क्या डालना है, बिना कुछ मिलाए हुए सिर्फ मिट्टी डालनी है, ठीक है, विदाउट एडिंग एनीथिंग। नाउ पोर सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास। अब क्या करना है, बराबर मात्रा में हमें तीनों गिलासों में पानी को डालना है, ठीक है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखो और उनमें डेली पानी डालो। आफ्टर 7 से 10 दिन ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और उसमें देखो उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो इसमें आपको एक फिगर भी दिया है जिसमें किस तरीके से करना है और कैसे पौधे उग रहे हैं, ठीक है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या तीनों में जो पौधे उग रहे हैं वो एक ही स्पीड से या एक ही पेस से उग रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा ग्लास में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस गिलास में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर एक केमिकल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये किस तरीके से मैन्योर से अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जबकि मैन्योर कहाँ होते हैं, नॉर्मल घर पर। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ओके। दोस्तों अब अगला पैराग्राफ दिया है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर आर हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, यानी कि जो मक्का, धान और गेहूं की जो फसल करते हैं उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं उसकी पैदावार के लिए। अच्छी पैदावार के लिए हमें फर्टिलाइज़र उसमें मिलाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा हम लोग अपने खेतों में क्या डालते हैं, ज़्यादातर यूरिया डालते हैं जब हम गेहूँ बोते हैं, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, अगर ज़्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो हमारी मिट्टी यानी कि हमारी सॉइल ख़राब हो सकती है, वो उसको उसकी फर्टिलिटी कम कर सकता है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स है। देयरफॉर, जबकि इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब खेत की मिट्टी की फर्टिलिटी के बढ़ाने के ऑर्डर में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर, हम फर्टिलाइज़र को किसके जरिए बदल सकते हैं, मैन्योर से उसको बदल सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अगर हमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत को 1-2 फसल उगाने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट में मतलब छोड़ सकते हैं उसको, इससे क्या है उसकी फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाएगी। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि मिट्टी में मैन्योर्स को उपयोग करना मिट्टी की टेक्सचर और उसकी वाटर कैपेसिटी मेंटेन कर देता है। इट रिप्लेनिसेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को फिर से वापस ला देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, और एक और तरीका है रिप्लेनिशिंग, मतलब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का एक और तरीका क्या है, रिप्लेनिशिंग का क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अब क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, मतलब अलग अलग फसल बराबर एक के बाद एक उगाने से हमारे खेत में मैन्योर की मात्रा यानी कि उनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है।
जैसे अर्लियर फार्मर मतलब पुराने समय में जो किसान थे इन नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत है उसमें यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन, एक सीजन में लेग्यूम्स को उगाते थे और व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, और अगले सीजन में वो गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करता है, इससे क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम होता है, जिसके जरिए वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, क्योंकि वो खुद का नाइट्रोजन बना लेता है। इससे खेत में नाइट्रोजन की कमी पूरी जाती है और वो कमी हम अगली फसल में वो नाइट्रोजन अगली फसल में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पहले किसान पहले लेग्यूम्स को ही उगाते थे और फिर अगले सीजन में गेहूँ को उगाते थे, जिससे नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और ये उन्होंने अपनी आदत में शामिल कर लिया था। इन द प्रीवियस क्लासेस, जबकि हमने पिछली क्लास यानी क्लास 7 में हमने पढ़ा था, यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। मैंने बताया था अभी आपको राइजोबियम बैक्टीरिया अगर आपने पढ़ा है। दीज आर प्रिवेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दी है जिसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, जिसमें आपको डिफरेंस दिए हैं जैसा कि आपने अभी पढ़ा है। इसमें दिया है पहला, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये मैन मेड मतलब आदमी द्वारा बनाया हुआ एक इनऑर्गेनिक नमक है। और मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल सब्सटेंस जो प्रकृति से हमें मिलता है, जैसे कि आपको पता है ये जानवरों की डंग से बनता है। फर्टिलाइजर ये प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि फर्टिलाइजर कहाँ तैयार होते हैं, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर कहाँ तैयार होते हैं, ये खेतों में तैयार होते हैं या किसी फील्ड में तैयार होते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और जबकि मैन्योर मिट्टी को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनमें मिट्टी में क्या होती है, लूजनिंग आ जाती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर में बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है, जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि मैन्योर में कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इस टेबल से हमें क्या क्या मिला, एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं वो ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं बजाय किसकी, फर्टिलाइजर के। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, जिससे मिट्टी लूज हो जाती है और इसमें पानी आसानी से भर सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सटेंड द गैसियस बिकम्स इजी। हाँ वही बात है ना, इसमें ये मिट्टी को पोरस कर देता है और ये गैसियस बन जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये मिट्टी का टेक्सचर बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।